प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। हम जवाहर नवोदय की जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम पहले की कुछ जो कक्षाएं हैं उसे हम रिवीजन के तौर पर लेंगे। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें मैंने अंकगणित के कुछ 11 सवाल लिखे हुए हैं और इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें बुनियादी चीजें पता हैं, तो हम अपना जो हमारी बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं क्या वो हमारे क्लियर हैं। तो इनमें मैंने संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया हुआ है। हमारे जो नंबर सिस्टम है उससे संबंधित जो हमारा अंकगणित का पहला टॉपिक है उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया हुआ है। और ये जो 11 प्रश्न हैं, इन 11 प्रश्नों में हमारी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का निचोड़ है। तो आप देखिए, ये हमारा रिवीजन के तौर पर है। पहला है इसमें संख्या 3, 0, 2, 5, 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन अगर हम 0 को पहले लगा देते हैं तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो अब हमने 0 से थोड़ा सा बड़ी देखनी है, तो 0 से बड़ी है 1। अब हम जब सबसे छोटी संख्या लिख रहे होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 1। अब 1 के बाद 0 लगेगा, अब हो गया हमारा 0। अब 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5। तो इसको हम आरोही क्रम में लगाते हुए चलेंगे। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई 1, 0, 2, 3, 5। और अगर मैं कहती कि इसी से सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो सबसे बड़ी संख्या में ये उल्टा हो जाता, ये हो जाता हमारा 5, 3, 2, 1 और 0 इसमें लास्ट में आ जाता। अगर मैं इसमें पहले 0 और तब 1 लिखती तो ये क्या हो जाता 201। लेकिन जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो 1 को हम पहले लिखते हैं और 0 को हम बाद में लिखते हैं। और जब हम बड़ी संख्या लिख रहे होते हैं तो ये बन गया 210। तो जो 0 का कॉन्सेप्ट है, 0 का कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो किसी संख्या से पहले लगाया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही वो किसी संख्या के बाद लगता है तो उसको 10 गुना बढ़ा देता है। तो अब आप देखिए, पहला प्रश्न था हमारा कि इन संख्याओं से बनने वाली हमने सबसे छोटी संख्या बनानी थी। आपको इसके साथ सबसे बड़ी संख्या भी बता दिया है। अब इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं से हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब देखिए, संख्या सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब बड़ी बनानी है तो बड़े से शुरू करना है, छोटी बनानी है तो छोटे से शुरू करना है। अब देखिए, बड़ी है तो इसमें हमारे पास जो संख्या दे रखी है सबसे बड़ी है 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7। अब हम 7 से छोटा देखेंगे। 7 से छोटा है इसमें 4 और 4 2 बार है। अब लिखेंगे हम 4, 4। अब आप देखिए, 4 के बाद आएगा 3। अब लिखा हमने यहाँ पर 3। 3 के बाद है 2, 2 के बाद है 1, 1 और 0। ये जो है हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन गई है हमारी। हमने अब जो सबसे बड़ी संख्या बनाई है, अगर इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो इसमें भी 0 आ रखा है। तो आपको अभी 0 का कॉन्सेप्ट बताया है कि जो 0 है वह अगर संख्या से पहले लगता है तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं इसको 0 से लिखूं, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 7, तो हम इसे 0 से नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर जैसे ही 0 हट जाता है, पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या बनी। लेकिन हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न में तो 7 अंक दिए हुए हैं। तो इसीलिए जो 0 है वो 0 हमारा इसके बाद लग जाएगा। और ये हमारी 6 अंकों की इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखिए, आप इसमें है प्रश्न नंबर 3। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ।
तो जो 3 अंकों की है, जहां से हमारे 3 अंक शुरू हो रहे हैं, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 3 अंकों का मतलब उसमें केवल 3 ही अंक आएंगे। जैसे कि हम 3 अंकों की मैं आपको एकदम से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक अंक से शुरू करती हूँ कि जब मैंने कल आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई तो मैंने कहा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, जैसे ही 9 समाप्त हो जाता है उसके बाद हमारा 10 आ जाता है। जैसे ही हमारा 9 समाप्त हुआ, 1 से 9 तक हमारी जो है एक अंक की संख्याएं हैं। जैसे ही हमारा 9 पूरा होता है उसके बाद आ जाता है 10, और 10 में हमारे 2 अंक आ गए, सबसे छोटा 1 और 0। जैसे ही 0 लगा उसने 2 अंकों की संख्या बना दी। अब जो हमारे 2 अंकों की संख्या होती है वो 10 से लेकर के और 99 तक होती है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलो, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको संख्याओं को बता देती हूँ। देखिए आप, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। जैसे ही 99 2 अंक आए, 99 समाप्त होता है, उसके बाद जैसे ही 99 में 1 जुड़ जाता है तो हमारा 100 बन जाता है। तो 3 अंकों की संख्या यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और 100 से लेकर के 999 तक हमारे 3 अंकों की संख्या होती है। अब है 4 अंकों की संख्या। 999 जैसे ही समाप्त हो जाता है हमारे 1000 हो जाता है 1 जुड़ने पर। 1000 हुआ, 1000 में हमने 1000 से 1 2 3 4 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 1 2 3 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये जो है ये आप कितने तक भी ले जा सकते हो। और एक और चीज है इसमें कि इसी में मैं आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती भी बता देती हूँ कि जब हम पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। जब हम कहते हैं कि जस्ट पहले की संख्या लिखो उसको कहते हैं हम पूर्ववर्ती। हम कहते हैं जस्ट बाद की संख्या लिखो उसको कहते हैं हम अनुवर्ती। पहले की बाद की संख्या कहते हैं, आफ्टर एंड बिफोर भी कहते हैं। तो जो वो किसी भी नाम में पूछा जा सकता। अब जैसे ही कहा कि एक जो है 1 से 9 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने कहा कि 10 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 10 का पूर्ववर्ती 9 है और 10 का अनुवर्ती क्या है, तो 10 में हमने 1 जोड़ देना है, 11 है। अगर मैं किसी भी संख्या को, यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं बार बार कह रही थी कि जैसे ही 2 अंकों की संख्या समाप्त होती है और उसमें जैसे ही 1 जुड़ जाता है तो वो हमारे 3 अंकों की संख्या बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर पूर्ववर्ती का और अनुवर्ती का नाम भी आया कि पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं और अनुवर्ती संख्याएं किसे कहते हैं। बस एक एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं कहूंगी 925 का पूर्ववर्ती और 925 का अनुवर्ती बताइए, तो बस एक जो नंबर है उस एक नंबर का ही फर्क पड़ता है कि हम अगर इसमें 1 को घटाते हैं तो वो हमारा पूर्ववर्ती आता है और अगर हम इसमें 1 को जोड़ते हैं तो वो हमारा अनुवर्ती आता है। तो चाहे वो 4 अंकों की संख्या लिखी हो, चाहे वो 5 अंकों की संख्या लिखी हो, हमें ध्यान यह रखना है कि हमें इकाई के अंक में पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना है और इकाई के अंक में अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ना है। तो अब आप देखिए, अगर इसका पूर्ववर्ती है तो 5 में से 1 घटाए तो हमारे पास आ जाएगा 4, दहाई की जगह पर 2 रहेगा और सैकड़ा की जगह पर 9 रहेगा। अगर मैं इसके अनुवर्ती की बात करूं तो 5 में हमने 1 जोड़ना है, वो जाएगा हमारा 6, 2 दहाई में कोई भी हासिल नहीं थी, 2 ही उतरा और 9। तो 925 का जो पूर्ववर्ती है वो 924 है और 925 का जो अनुवर्ती है वो 926 है। जो हमारे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं हैं ये भी हमारे नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब इसके बाद तो हमने यहाँ पर देखा
प्रश्न नंबर 3 पर हम थे। इसी प्रश्न नंबर 3 पर हमारे बहुत सारे सवाल आए और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उससे कई बातें निकल कर आई। इसमें हमने 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, अगर हमें कोई सी भी संख्या पूछी जाए कि सबसे छोटी संख्या बताओ और कोई सी भी संख्या पूछी जाए सबसे बड़ी संख्या बताओ तो वो हम निकाल सकते हैं। अब इसी में एक और चीज आई थी कि हमारी पूर्ववर्ती संख्याएं कैसे निकालते हैं और अनुवर्ती संख्याएं कैसे निकालते हैं। अब इस प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग। योग का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ देना। योग का मतलब होता है मिला देना, जोड़ना है, इकट्ठा करना है। अब देखिए आप, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने अभी देखी कि जब बड़ी की बात आती है तो बड़े में 9 पर वो संख्याएं समाप्त होती हैं और 3 अंक बोले गए हैं तो 9 को हम 3 बार लिखेंगे। और इसमें बोली गई थी कि सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1 और 1 में हम उतने शून्य लगा देंगे जितनी वो संख्या पूछी गई है। तो 3 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या वो जो है हमारी वो 1 हो गई, 100 हो गई है। अब हमने इसको जोड़ देना है। 9 में शून्य जोड़ा 9, 9 में शून्य जोड़ा 9 और 9 में 1 जोड़ा 10। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग आया हमारा 1099। अब जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में बोल रखा है कि विषम संख्या पर गोला लगाओ। मैंने आपको विषम संख्या के बारे में बताया था कि हमें विषम संख्या को देखने के लिए पूरे सवाल को न देखते हुए उसका केवल इकाई का अंक देखना है। और अगर इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है तो वो हमारी विषम संख्या है। अब देखेंगे हम, इसका इकाई का अंक 8 है, सम संख्या 6 है, सम संख्या 7 है, विषम संख्या 4 है, सम संख्या। तो अब देखिए जो हमारी विषम संख्या है वो है 4937। अगला है इसमें सम संख्या पर गोला लगाओ। अब देखिए आप, इसमें सम संख्या है, इकाई का अंक देखना है कि जिसके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आए वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। इकाई के अंक में 1 आ रहा है, ये तो विषम संख्या है। इकाई के अंक में 9 आ रहा है, ये भी विषम संख्या है। इकाई के अंक में 2 आ रहा है, ये हमारी सम संख्या है। इकाई के अंक में 3 आ रहा है, ये हमारी विषम संख्या है। लेकिन हमें पूछी हुई है कि जो सम संख्या है हमें उस पर गोला लगाना है। अब देखिए आप, सम और विषम की बात आ गई है तो 1400 से 1420 के बीच की सम संख्याएं लिखो। तो 1400 से 1420 के बीच की, तो 1400 तो मैंने लिख दिया है। अब आता है 1401, लेकिन 1 जो है वो विषम संख्या है तो मैं लिखूंगी 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1416, 1418 और 1420। अगर मैं पूछूंगी कि इसके बीच की कितनी सम संख्याएं हैं तो 1400 को और 1420 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। और अगर बोला जाए कि इनके सहित कितनी हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 का स्थानीय मान बताओ। नंबर सिस्टम में स्थानीय मान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्थानीय मान और जातीय मान, जब हमारा प्रश्न नंबर 7 आ गया है, इसमें मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान बता देती हूँ। स्थानीय मान जो है स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जातीय मान वही रहता है जो कि वो संख्या है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मेरा नाम है सीमा, मैं हूँ यहाँ घर पर, तो अभी मेरा जो स्थान है वो घर है। अब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा स्थान मेरा स्कूल हो गया है, लेकिन मेरा नाम घर पर भी सीमा है, स्कूल में भी सीमा है। अगर मैं कहीं और चली जाऊंगी तो मुझे मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा। अगर मैं इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी, अगर मैं उत्तराखंड में सीमा नाम से हूँ
तो मैं सीमा ही रहूंगी, मैं भारत में भी सीमा ही रहूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ से देहरादून जाऊंगी तो मेरा स्थान देहरादून हो जाएगा, मैं देहरादून से दिल्ली जाऊंगी मेरा स्थान दिल्ली हो जाएगा। मैं जहां जहां जाती रहूंगी मेरा वो स्थान बदलता जाएगा। तो वही संख्याओं का खेल है कि जैसे ही हमारे जो नंबर होते हैं, जब हमारे नंबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनका स्थानीय मान बदलता जाता है, लेकिन उनका जो जातीय मान है, जो जाति है, वो हमेशा सेम रहती है। जातीय मान को अंकीय मान भी कहते हैं। जो उसकी जाति है, जो उसका अंक है, वो वही अंक है। अगर एक है तो एक ही कहा जाएगा। एक को हम 10 तब कहेंगे जब उसका स्थान इकाई से दहाई की तरफ जाएगा। एक को हम 1000 तब कहेंगे जब उसका स्थान इकाई से 1000वें स्थान पर होगा। तो आपको इस प्रश्न नंबर 7 से एक टॉपिक क्लियर हुआ है कि जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा कि हमको 3 का बताना है। तो जो ये 3 है, अगर पूछा जाता कि 3 का जातीय मान बताओ तो 3 का जातीय मान 3 ही होता। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो मैं अपने बच्चों को फेस वैल्यू से ऐसे कहती हूँ कि जो मेरा चेहरा है वो चेहरा ही रहेगा, मेरा जो चेहरा है वो बदल नहीं जाएगा। लेकिन जो मेरा स्थान है, जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी तो मेरा स्थान बदल जाएगा। तो बच्चों को याद कराने के लिए एक सरल सा तरीका है कि फेस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए फेस वैल्यू हमेशा सब सेम रहती है, और जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्थानीय मान बताना है, तो हम यहाँ से देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो जो 3 का स्थानीय मान है वो हमारा है 10,000, और इसको लिखेंगे हम 3 के पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये शून्य लगे और इसको कहेंगे हम 10,000वां स्थान है 3 का। अगर मैं यहाँ पर बोलती कि 3 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर बताओ, अगर मैंने यहाँ पर इसी प्रश्न में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि 3 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, ये एक और प्रश्न बन गया इसका। तो अब देखिए आप, 3 का स्थानीय मान तो आया हमारा 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, हो गया 30,000, और 3 का जो जातीय मान है वो हमेशा सेम रहेगा। तो 3 का जो जातीय मान है वो 3 है, और अंतर की बात आई तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 10 में एकदम से 10 बोल दिया है मैंने, ये शून्य है, शून्य में से 3 नहीं जाता है, तो ये यहाँ जाएगा, इसके पास भी शून्य है, फिर ये इधर जाएगा, इसके पास भी शून्य है, फिर ये इधर जाएगा, फिर इसके पास भी शून्य है, और ये इधर को पहुंचेगा। अब ये क्या है, यहाँ से जो है हासिल देगा, इसको देगा, इसके बाद ये यहाँ देगा, 1000वें स्थान को देगा, फिर 100वें स्थान के पास जाएगी, फिर 10वें स्थान के पास जाएगी। जब 10वां स्थान है वो जब इसको हासिल देगा तो यहाँ पर जब हासिली आती है 10वें स्थान से, वो दहाई के रूप में आती है। अब यहाँ पर 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 10 था, 10 में से 1 घटा 10 था, 10 में से 1 हासिल इधर चली गई थी, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर भी बचा 9, यहाँ पर भी बचा 9, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 3 था, इसने अपना 1 अंक इधर दे दिया था, तो यहाँ पर बचा 2। तो जब पूछा जाएगा इसी सवाल में जो मॉडिफाई किया गया था कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में इतना अंतर आया। अब देखिए आप, इसके बाद का प्रश्न है जोड़िए। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 दे रखा है और इकाई, दहाई, सैकड़ा दे रखा है। यह जानबूझ करके दिया हुआ है कि जो सवाल है वो हॉरिजॉन्टल में लिखे जाते हैं परीक्षाओं में, और कई बच्चे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करने, जैसे बच्चों को वर्टिकल में करने की आदत होती है, या कई बच्चों को इकाई के नीचे इकाई लिखने की आदत ना हो, तो ये उनके लिए है कि हमेशा जब हम सवाल को जोड़ेंगे तो हमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना है, तभी जाकर के हमारा आंसर आएगा। परीक्षा में 4 आंसर इसके दिए हुए होंगे, जो कि वो भी आंसर सही होगा कि अगर 7 के नीचे 1 लिख दिया है तो वो भी उत्तर होगा, और अगर
हमने इसको इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में लिखा हुआ है, वो भी उत्तर होगा दे रखा। तो जिस बच्चे को ये सवाल आएगा वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। तो अब आप देखिए, इसे हमने जोड़ना है। 7, 9, 6, 8 में 126 जोड़ना है। 7968 में हमने जोड़ना है 126। ये तो मैंने सिस्टम के रूप में बताया कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं लिखा गया है। तो जो अंक दिए गए हैं इनको जोड़ना है। 8 में 6 जोड़ेंगे हम 14 आता है। हासिली लगी 1, 6 और 2 8 होता है। 1 हासिली हुई 9, 9 और 1 10 का 0 हुआ। हासिली लगी 1 और 7 और 1 8। तो एक आंसर तो आपके पास परीक्षा में ये वाला दिया हुआ होगा, और जो दूसरा आंसर है वो ऐसा दिया होगा कि 7, 9, 6, 8, और जब बच्चे जोड़ते हैं तो वो जोड़ेंगे 126। इसको लिख दिया बच्चों ने 8, 6 और 6 12, हासिली 1, 9 और 1 10 और 2 12, हासिली 1, 7 और 1 8 और 1 9। ये भी आंसर दिया होगा। तो जिस बच्चे ने सही किया होगा सवाल को, उसका उत्तर तो ये होगा, और जिसने सवाल को इस तरीके से किया होगा उसका उत्तर ये होगा। तो ये जो है ये गलत तरीका है, जो आंसर सही है वो ये है। तो अब देखिए आप, इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है कि जादुई त्रिभुज को पूरा कीजिए। इस जादुई त्रिभुज में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और संख्याओं का हेर फेर देखना है कि संख्याओं को किस तरीके से इन्होंने घुमाया हुआ है। अब देखिए, 5 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा है और 11 भी दे रखा है। एक और चीज देखेंगे हम कि इन्होंने जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं ये किस तरीके से लिखी हुई है। अब देखो, 5 के ठीक सामने, जब मैं इसको इधर मिला रही हूं तो 5 के ठीक सामने है 6, तो 9 के ठीक सामने क्या हो जाएगा 10, और 11 के ठीक सामने हो जाएगा 12। तो बस इतनी सी जादू थी इसमें। अब इसमें देखिए 10 भी है, 12 भी है, तो ऐसे में अगर इसको लेकर के चलें तो 10, 11, 12 बीच में, और इसमें देखिए हम 6 भी है, 7 भी है, इसका मतलब ये 10, 11, 12 चला, तो यहाँ चलेगा 5, 6, 7। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में चला है। अब अगला देखिए, इसका प्रश्न नंबर 10वां है, घटाइए। इस घटाने में सारे शून्य लिखे हुए हैं। वैसे तो मैं आपको शून्य वाला यहाँ पर बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पर भी देखेंगे। शून्य में से शून्य घटाया शून्य, शून्य में से 6 नहीं जाएगा तो हम इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे और इससे हासिल लेंगे। तो ये यहाँ इसको देगा, फिर ये इसको देगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 6 घटाया तो हमारे पास बच गया 4। अब है, जब इसने एक हासिल इसको दे दिया, यहाँ पर बचा 9। 9 में से जब शून्य को घटाया तो 9 ही हुआ। यहाँ पर इसने एक हासिल दी थी, यहाँ पर बन गया 8। 8 में से 3 को घटाएंगे तो बनेगा हमारे पास 5। यहाँ पर है 8, और 8 में से 7 घटाया 1। घटाने वाला जो सवाल है वो हो गया है। अब इसमें प्रश्न नंबर 11 है, जोड़िए। और जोड़ने में आपको यहाँ पर 2 सर्कल दिख रहे होंगे, हमें ये उसमें एक गोला है, इसमें हमें उत्तर भरना है। दूसरी पंक्ति में हमारे पास एक गोला है, इसमें भी उत्तर भरना है, और आंसर में हमारे पास 2 आंसर दे रखे हैं और 2 सर्कल है, उसमें भी हमको उत्तर भरना है। तो अब देखिए इन सवालों को किस प्रकार से करते हैं। यह है जोड़ का, 7 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आता है 7 और 3 होता है 10। 10 का लिखेंगे हम 0, हासिली हो गई हमारी 1। 5 में एक हासिली जोड़ी होता है 6 और उत्तर दे रखा है 8। तो हम गोले में क्या भरें, तो हम 6 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए, या फिर हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारा गोले के अंदर लिखा जाए। तो 6 में हमने कितना जोड़ना है 7 और 8, तो इतना उत्तर आ रहा है, मतलब कि 2। अब देखिए आप, 8 में से हमने 6 को घटाना है, तो 8 में से जब हम 6 को घटाते तो हमारे पास बच रहा है 2। तो ये हमारा जो है इस सर्किल के अंदर लिखा जाएगा। अगला देखिए आप, यहाँ पर है 0। 0 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हासिली नहीं थी, इसलिए 2 में 0 जोड़ करके 2 ही प्राप्त होता है। अब आप देखिए, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 8। इसका मतलब है कि हमने 1 में कितना जोड़ना है कि 8 आ जाए। इसका दूसरा मतलब है कि हम 8 में से 1 को घटाएं तो जो कि हम
8 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा सर्किल वाली जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो हम 8 में से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई 7, और हम 1 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 8 मिल जाए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समान संख्या प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमने आज के इस टॉपिक में आज का जो हमारा वीडियो बना ये हमारा संख्या प्रणाली पर बना। आज के जो संख्याएं ले रखी थी इसमें से हमारा था जातीय मान, स्थानीय मान, सम संख्या, विषम संख्या, अंकों के जोड़, अंकों का घटाना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, कुछ अंकों को देकर के बीच की सम संख्याएं लिखने के लिए। इसके अलावा हमने कुछ प्रश्नों को मॉडिफाई किया था। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर देखा, स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं वो सीखा। तो जो भी हमने आज के जो प्रश्न किए हैं यह केवल 11 प्रश्न हैं, लेकिन इससे संबंधित हमारे कई अन्य प्रश्न निकल करके आए हैं। तो जो हमारे नवोदय का संख्या वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित हमने आज कुछ प्रश्नों को हल किया है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको जातीय मान, इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें मैं आपको अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हमने उनसे संबंधित कुछ टॉपिक लिए हैं, उस पर कुछ प्रश्न बनाए हैं। अब आशा करती हूँ कि आपको जो ये प्रश्न है ये समझ में आए होंगे, और इन प्रश्नों को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि ये हमारे बेसिक प्रश्न हैं, ताकि जब हमारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम इससे आगे के प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने नवोदय की तैयारी को जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।